बेबी प्लान करने से पहले की भी कोई प्लानिंग है या बस ये है कि शादी हो गई तो बस अब बच्चा कर लूँ? प्रेगनेंसी में क्या क्या फेस करना है ये तो क्लासेस होनी चाहिए, एक चैप्टर्स होने चाहिए। बच्ची को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, खून की कमी तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, हड्डियां कैसे मजबूत करनी है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसके आयरन स्टोर्स का क्या मतलब है। अगर के अंदर हमारा सैक नहीं है, ट्यूब्स के अंदर है या एब्डोमेन में आ गया तो उससे नुकसान क्या होता है? हर डिलीवरी में औरत मौत के मुंह से वापस आती है। लंग्स में जाके एक इंस्टेंट डेथ हो सकती है माँ की। छोटा सा क्लॉट कोई निकला है वो जाके ब्रेन में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं जब हम पुश करवाते हैं। 7-8 वीक्स तक ट्यूब तो फट जाएगी, टोरेंशियल ब्लीडिंग होगी। डिलीवरी का जो टाइम आता है उससे पहले उस औरत की कैसी काउंसलिंग करनी चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हो? ऐसी औरत की कौन सी एज है जिसमें वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं लेकिन खुदा न खास्ता उनके बच्चे एबनॉर्मल या मंगोल पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? इस पॉडकास्ट में डॉक्टर समीना हक ने प्रेगनेंसी की होल फिजियोलॉजी पे बात की है कि किस ट्राइमेस्टर में कौन सा चेंज आता है बॉडी में, किस ट्राइमेस्टर में कौन सा बेबी का ऑर्गन बनता है, और अगर हम अपनी बॉडी में छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर लें तो डिलीवरी के वक्त हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर समीना हक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी विश थी कि वो मैं आप ही के साथ कवर करूं। तो मुझे बताएं कि कंसीव करना, बेबी प्लान करना, ये प्रॉपर प्लानिंग है? प्लान करने से पहले की भी कोई प्लानिंग है या बस ये है कि शादी हो गई तो बस अब बच्चा कर लूँ? तो ये क्या सिनेरियो है और इस पर क्या वर्किंग क्या होनी चाहिए? बेटे, इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। और होता यूं है कि एक बेचारा लड़का और एक बेचारी यंग सी लड़की और उनकी शादी अरेंज कर दी और शादी के बंधन में बंध गए और फिर प्रेगनेंसी हो गई और इस तरह ही सिलसिला चलता है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स में लैंड कर सकते हैं ये लोग। क्योंकि प्री प्रेगनेंसी एक पूरा प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, प्री प्रेगनेंसी प्रेपरेशन एक पूरा सब्जेक्ट है। और इसके ऊपर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग की क्लिनिक्स होती हैं बाहर के मुल्कों में कि आपने अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक नया टॉपिक है पाकिस्तान में, ये कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि जी हम तो ऐसे ही बच्चे पैदा कर लेते थे। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल बच्चे हो रहे हैं, ऑटिज़म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसके अंदर माँ बाप को बहुत अक्लमंदी के साथ शादी से पहले ही अपनी बच्ची को प्रिपेयर करना है, उसको डिस्कस करना है उसके साथ माँ ने कि सी यू आर गेटिंग मैरिड और इसके बाद तुम्हें प्रेगनेंसी होनी है और प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये पॉडकास्ट आई एम ग्लैड कि आप मेरे साथ कर रही हैं। जब ये बच्चियां सुनेंगी, उनकी माएँ सुनेंगी तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सोचेंगी कि हमें किस तरह प्रिपेयर करके बच्ची को भेजना है शादी के लिए। तो मोटी मोटी बातें ये हैं कि बच्ची को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ठीक है। उसको ये पता होना चाहिए कि उसके आयरन स्टोर्स का क्या मतलब है। हीमोग्लोबिन और आयरन स्टोर्स दो बातें हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप कहें ना कि आपको आयरन की ड्रिप लगानी है तो वो कहती हैं कि जी हमारा हीमोग्लोबिन तो 12 है तो हमें क्यों ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आयरन स्टोर्स एंड। और उसके अलावा अगर आपके माँ बाप को शुगर है तो डेफिनेटली आपके जेनेटिक्स में वो शुगर की जीन्स आई हुई हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर बच्ची जो हामला होती है उसको 18-20 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी है तो एक लोड दिया जाता है ग्लूकोज का, और उस टेस्ट को हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो हम ग्लूकोज का लोड पिला के देखते हैं कि इसका पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना सकता है हमल के दबाव के अंदर। तो एक ये टेस्ट है। फिर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें बहुत डेथ्स होती हैं माओं की। फिर अनीमिया से बहुत डेथ्स होती हैं कि अगर एंटीपार्टम हेमरेज हो गया है, यानी कि डिलीवरी से पहले हेमरेज हो रहा है, या उसकी हीमोग्लोबिन इतनी कम है कि वो सस्टेन ही नहीं कर रही और मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं। कार्डियक डिजीज़ तो नहीं है उसको क्योंकि दिल पे इतना बोझ पड़ता है, एक प्रेगनेंसी जो है उसका बोझ पड़ता है, आपका ब्लड वॉल्यूम 1.5 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है। तो हार्ट कैसा है, लंग्स कैसे हैं, और उसकी आयरन स्टोर्स कैसे हैं, कैल्शियम के स्टोर्स कैसे हैं, और ये सारी चीज़ें, और मरूसी बीमारियां तो नहीं हैं।
कोई HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस C B इतना फैला हुआ है वो तो नहीं है बच्ची को, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। व्हाट डू यू से कि बिफोर मैरिज ये सारे टेस्ट होने चाहिए लड़कियों के, या उन्हें बस कोई 1-2 टेस्ट हैं जो लाजमी करा लें जिसमें ये सारी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी कि नहीं भाई आप परफेक्टली फ़ाइन हो, अब आप शादी कर सकते हो और आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो? बेटे ये अवेयरनेस क्लासेस होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो ये स्कूल की जो 8वीं 9वीं 10वीं की बच्चियां हैं और जो फर्स्ट 2 इयर्स की बच्चियां हैं, ये उनके लिए लेक्चर्स अरेंज होने चाहिए कि दे आर गोइंग इनटू इस बड़ी दुनिया में वो जा रही हैं, ठीक है ना, हैचरी में से निकल के दे आर गोइंग टू फेस द होल वर्ल्ड। तो उनको पता होना चाहिए कि अगर मेरे माँ बाप को ब्लड प्रेशर है या हार्ट का प्रॉब्लम है या उनको शुगर है तो मुझे हो सकती है। तो ये प्रेगनेंसी में उसको ध्यान रखना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको उस वक्त हुई हो, लेकिन प्रेगनेंसी का जब बोझ पड़ता है तो ये जीन्स जो हैं ये थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं, अनमास्क हो जाती हैं। तो उसके अलावा उनको ये पता होना चाहिए कि उनको अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, हड्डियाँ कैसे मजबूत करनी हैं, ख़ुद को कैसे आपने लेके चलना है, प्रेगनेंसी में क्या क्या फेस करना है। ये तो क्लासेस होनी चाहिए, एक चैप्टर्स होने चाहिए साइंस की किताबों में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट माएँ तो अपने घर में जब बच्चियों को भेजने लगी हैं तो एक रूटीन टेस्ट जैसे होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है, TLC DLC ये सारा कुछ हो जाता है। यूरिन का एक टेस्ट करवा लीजिए, एक अल्ट्रासाउंड करवा लें पेल्विस का, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये किस एज में होना चाहिए? When she starts menstruating, जब उसको मंथली रेगुलरिटी शुरू होती है तो उसका एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं और उसमें देखें कि ओवरी में स्टोर कितना है एग्स का, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कितने एग्स डाल के भेजे हैं। अगर ज़्यादा हैं तो वो शादी थोड़ी सी डिले हो सकती है। अगर बहुत छोटी छोटी ओवरीज हैं तो उसकी तरह जल्दी शादी कर दें और उसको कहें कि अपनी फैमिली जल्दी कंप्लीट कर ले। अगर वो कोई प्रोफेशन परस्यू कर रही है तो उसको ज़रा रोक दें, टाइम आउट ले लें, शादी करके बच्चे पहले पैदा कर ले अगर उसकी ओवरीज बहुत छोटी हैं या उसका AMH बहुत कम है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो आजकल बहुत लड़कियों को पता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वरना फिर 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में शादी हुई, थोड़े अरसे के बाद उसकी मंथली रेगुलरिटी बंद हो गई, लोग खुशियां मनाना शुरू हो गए और जब हमने देखा तो पता लगा कि एग्स ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए ये बड़ी गंभीर, क्योंकि POF वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर आजकल इतना ज़्यादा है कि अमेरिका में क्लब्स बने हुए हैं ऐसी बच्चियों के जो जाके फिर एक दूसरे का दुख बांटती हैं कि मेरा भी हो गया है और मेरा भी हो गया है। तो इसलिए POF जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत है, हम बहुत फेस कर रहे हैं ये कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ बच्चियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, आप यानी ये कह रही हैं कि 13-14 ईयर्स में जब आपकी बेटी जाती है तो उसका पेल्विक टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है? पेल्विक अल्ट्रासाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ उसके रूटीन के टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितनी है, उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देखिए बच्चियों में हल्की हल्की खांसी ऐसे करके और हल्का हल्का बुखार जो कभी हो गया कभी उतर गया, ये TB की निशानी है। और TB का जरासीम जो है उसको लंग्स तो चलें पसंद हैं ही हैं, औरतों में सबसे ज़्यादा पसंद उनको यूट्रस की ट्यूब्स हैं। वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन में चले जाते हैं और वो ब्रश की तरह के जो सीलिया होते हैं या बाल होते हैं जो अंडे को प्रोपेल करते हैं, वो पैचेस में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने सुना होगा ट्यूब की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ट्यूब फट गई उसकी और दूसरी ट्यूब भी फट गई। तो ये ट्यूबें जो हैं ये TB से अफेक्टेड होती हैं। हमारे मुल्क में TB इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। और जितनी भी ट्यूबल प्रेगनेंसीज फटती हैं यूजुअली दे आर ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। तो इसलिए यूट्रस की ट्यूबरक्लोसिस इसलिए नहीं होती कि वो एवरी मंथ उसकी झिल्ली उतर के गिरती है मेंस्ट्रुएशन में, तो वहाँ वो अपनी जड़ें नहीं बना सकता, केजिएशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही TB उन बच्चियों को हो रही है जिनको कई कई महीने पीरियड नहीं आते, तो इनका यूट्रस भी फिर डिस्ट्रॉय होता है। तो एवरी मंथ पीरियड आता है तो वो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी से यूट्रस को बचा देता है। तो लेकिन ट्यूब में तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि उसकी एपिथेलियम उतर के गिरे या कुछ। वहाँ ये जाके वहाँ दवाई भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है ना ट्यूब्स के अंदर, तो वहाँ पे जाके ये टोटल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं ट्यूब्स। ओह माय गॉड, यानी
अब इतनी हमारी जो मेडिकल की फील्ड है वो वास्ट हो चुकी है कि हम बहुत सारी चीज़ें पहले पता कर सकते हैं कि जी आने वाले वक्त में हम किन किन चीज़ों से सफ़र कर सकते हैं और उनको हमने वक्त से पहले किस तरह मैनेज करना है। बिल्कुल। ठीक है। और ये ट्यूबों का तो ख़ास ख्याल बच्चियों का रखें। अगर घर में किसी को टीबी है तो किसी बच्ची को उस कमरे में ना जाने दें जिसमें टीबी का मरीज़ है, क्योंकि ये बोलने से, ये ड्रॉपलेट्स जो गिरते हैं खांसी से, छींक से, वो सारे ड्रॉपलेट्स हवा में फैलते हैं और वहाँ से फिर जब वो सांस लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जाओ दादा को ये दे आओ, दादा के बिस्तर में घुस जाओ, और इसके बावजूद कि दादाजी को ट्यूबरक्लोसिस है और वो उन दवाइयों के ऊपर हैं, वो बच्चे दादाजी के बिस्तर में घुसे होते हैं। तो ये तो पावर्टी भी है ना, कि अगर एक छोटा सा कमरा है उसमें 5-6 लोग रह रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली बच्चियों को ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। और ये सारे टेस्ट हमें पहले करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर समीना, मुझे ये भी बताइएगा कि आप ये तो कह रही हैं कि 13-14 साल की उम्र में लड़कियों का पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी हो जाए, फिर जब भी वो शादी की एज में जाती हैं, मतलब कोई 25 में शादी कर रहा है, कोई 26 में शादी कर रहा है, तो उससे पहले भी आप जो रूटीन के चेकअप्स हैं, रूटीन के टेस्ट हैं, वो करवा लें। मेल के लिए प्रेगनेंसी से पहले या शादी से पहले कौन से टेस्ट इम्पॉर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ये है कि जैसे ही वो 14-15 साल का हो, उसको खुद इतनी समझ हो, चलें 17-18 साल का, 20 साल का हो जाए, 20 के बाद ही शादी करेगा ना, तो अपना एक सीमन एनालिसिस ज़रूर करा ले। किसी भी छोटी लैब में, बड़ी लैब में जाके अपना सीमन का सैंपल दे, खामोशी से जाके वहाँ पे वो 10-1500 का या शायद 700-800 का वो टेस्ट हो जाता है। उसमें देखे कि उसमें जर्म्स कितने हैं, उसके स्पर्मेटोजोआ कितने हैं, एज़ोस्पर्मिया तो नहीं है, बिल्कुल टोटली तो नहीं ऐसा कि स्पर्म्स कम है। और ये बच्चे जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की दवाइयाँ खाते हैं, उनका एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। फिर उसके अलावा अगर कोई चोट लगी है या ये गलफेड़े जो मम्प्स होते हैं, अगर बचपन में मम्प्स हैं और टेस्टिकल्स भी इन्वॉल्व हुए उस इन्फेक्शन में, तो यूजुअली इनको एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। अभी रिसर्च ये भी हो रही है कि कहीं टीबी तो नहीं हमारे मुल्क में इसको करी, क्योंकि इतना ज़्यादा एज़ोस्पर्मिया हमारे पास आ रहा है कि हम तो औरतों की वजह तो हम भूल ही गए हैं। हर दूसरा कपल जो है, दूसरा नहीं, मेरे ख्याल है आज मेरे पास अगर 5 पेशेंट्स आए ना, तो 4 के हस्बैंड के स्पर्म्स की वजह होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो ये बच्चों को बहुत ज़रूरी है, उसके वालिदैन को ज़रूरी है कि जब उसकी शादी करने जा रहे हों, तो एक सीमन एनालिसिस उसके कान में डाल दें, वो किसी को ना बताए, बस करवा के अपने पास रख ले। अगर उसका काउंट अच्छा है और किसी डॉक्टर को दिखा ले, या वो लैब वाला ही आपको बता देगा कि जी टेस्ट ठीक है कि नहीं है। अगर आपके टेस्ट ठीक हैं तो शादी के लिए जाएं, अगर आपका टेस्ट ठीक नहीं है तो रुक जाएं और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें। अगर पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, आप ये अनाउंस कर दें कि जी मैं किसी लड़की को सहारा देना चाहता हूँ जिसका खामन मर गया और बच्चे हैं, मेरे लिए कोई ऐसी लड़की या औरत ढूंढ दें जिसको किसी सहारे की ज़रूरत हो। तो आपको वाइफ मिल जाएगी, आपको बच्चे भी मिल जाएंगे और आप किसी की ज़िंदगी भी ख़राब नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले क्या होता था, एक खामन ने 4 बीवियां कर ली और बाद में जब हमने उसका टेस्ट कराया तो असल में तो उसके ही स्पर्म्स नहीं थे, वो 4 बीवियां लेके फिर रहा है विदाउट कंसेप्शन। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि ये किया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, हमने प्री प्रेगनेंसी जितने भी टेस्ट थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। प्री प्रेगनेंसी भी नहीं, शादी से पहले जो टेस्ट होना जी, जी, इंपॉर्टेंट थे जी, वो तो हमने बिल्कुल। डिस्कस कर लिए। अब एक कपल की शादी हो गई है, उसके बाद दे वांट टू हैव बेबी जी। इन देयर लाइफ, तो फिर उन्हें क्या क्या सोचना चाहिए, या बेबी प्लानिंग से पहले आपस में बॉन्डिंग या आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए कि भाई वो अगर बेबी प्लान करने जा रहे हैं तो उस पर किसी भी किस्म का मेंटली या हेल्थ वाइज कोई इफेक्ट नहीं होगा? बेटे एक बात मैं स्किप कर गई हूँ, एक होती है रुबेला इन्फेक्शन। रुबेला जो है उसका वायरस जो है वो सिर्फ एक हल्का सा जुकाम करेगा बच्ची को, लेकिन अगर वो उसको हल्का सा जुकाम उस वजह से हुआ है, रुबेला की वजह से, और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ IgM बनी हुई हैं, यानी वो इमीडिएटली जो फ़ौरन बनती हैं उसके अगेंस्ट वायरस के, अगर IgM बनी हुई हैं और वो उन दिनों में प्रेग्नेंट हो जाती है जबकि वायरस उसकी बॉडी में अलाइव है, तो कंजेनिटल एनॉमलीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे में आती हैं।
यानी 80 to 85% बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, या उनको मायोकार्डाइटिस होगा, एनकेफेलाइटिस होगा, दिमाग की इन्फेक्शन, और अगर ऐसा बच्चा डिलीवर हो जाए तो वो फिर अपनी क्लास में बहुत पीछे रहेगा, किसी को समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को ये भी कहती हूँ कि इनको मम्प्स, मीजल्स और रुबेला की जो वैक्सीनेशन है वो अपनी बच्चियों को ज़रूर करवा दें। और ये किस एज में होनी चाहिए? ये तो 5 साल का जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर शामिल है। और अगर नहीं है आपके इलाके में तो रुबेला, मम्प्स और मीजल्स का ज़रूर उनको टीका लगवा दें। उसके अलावा जो ये सर्वाइकल कैंसर की आजकल वो वैक्सीन थी, वो भी बहुत ज़रूरी थी, इनको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है। क्योंकि अभी कल ही मैंने 5 बच्चों की माँ, और वो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आई, मैंने जब हिस्टेरोस्कोप डाला और विजुलाइज किया तो उसकी सर्विक्स का कैंसर था। देखिए ना, ऐसे केसेस जो हैं जो वायरल ओरिजिन है, जिनका हमें पता है कि ये वायरस एचपीवी वायरस से होता है, इनका तो सेफगार्ड हो सकता है वैक्सीनेशन से। तो ये वैक्सीन ज़रूर करवाएं जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट है, और इसके अलावा रुबेला के अगेंस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि रुबेला जो है ये कंजेनिटली, देखने में वो बच्चे ठीक लगेंगे लेकिन उनका IQ लो होगा, हो सकता है उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो मायोकार्डाइटिस की वजह से। तो इसलिए ये 80 to 85% बच्चे, और बाहर के मुल्कों में अगर रुबेला की IgG पॉजिटिव नहीं है, IgG अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा साइन है कि इसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है, यानी कभी उसको रुबेला हुई थी और अब बॉडी ने IgG बना लिए हुए हैं कि कोई भी वायरस आया वो पकड़ के मार देंगे। तो IgG इज़ अ गुड साइन कि वो कभी इन्फेक्टेड थी बट नाउ शी इज़ हैंडीकैप नहीं है, उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन IgM अगर पॉजिटिव है और फिर वो वेट करे कि IgG आ जाए, और फिर ये टेस्ट प्री प्रेगनेंसी कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो रुबेला के अगेंस्ट आप करवा लें और फिर देख लें कि आपको शुगर लेवल्स ठीक हैं, और ये सारा कुछ छोटे मोटे टेस्ट जो हैं ये करवा के तो फिर आप प्रेगनेंसी, पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे भी आपको पता है कि यूट्रस की शेप बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास आज ही एक कपल आया जो जापान से, उन्होंने IVF कराए 2, एक 14 वीक्स पे डेड हो गया बेबी अंदर और एक 9 वीक्स पे डेड हो गया। मैं कहूँ कि ये जापान से आए हैं, वहाँ IVF हुआ है, एक सी हुआ है, तो ये तो पता नहीं है मुझे इसकी कॉज पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी, उन्होंने सारा कुछ करके ही किया होगा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसके 2 यूट्रस ऐसे हार्ट शेप्ड यूट्रस, वो हार्ट शेप में तो अबॉर्शंस होनी थी। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर यूट्रस का ठीक है, और ये सारा कुछ पेल्विक अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो पेल्विक जाएगा। अल्ट्रासाउंड में हम क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कौन से पॉइंट्स हमें खुद भी पता होने चाहिए कि पता अगर होने हम चाहिए। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं तो उस पेशेंट को या उसकी मदर को या उस लड़की को या उसकी मदर को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मैंने खुद पूछनी है डॉक्टर से, क्या ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वो कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं? कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, यूट्रस का साइज़, उसकी अंदर की लाइनिंग, उसके बाद उसकी जो यूट्रस का साइज़ क्या होना चाहिए? साइज एंट्रोपोस्टीरियर 3.4 सेंटीमीटर, वो स्टैंडर्ड साइजेस वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर दिए होते हैं कि ठीक ये। है। और उसके बाद आपका जो ओवेरियन रिजर्व है, वॉल्यूम है, वो आपको अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बता देंगे कि कितना है। और उसके अलावा शेप ऑफ द यूट्रस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा हमारे पास 2 अलग अलग यूट्रस होते हैं विद 2 माउथ ऑफ द यूट्रस, 2 वजाइना, तो उनको फिर हम एक करते हैं नीचे से ही स्टेरोस्कोप के साथ कटिंग करके। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, साइज, शेप ऑफ यूट्रस एंड द ओवेरियन स्टोर, और बाकी ट्यूब तो नज़र नहीं आती अल्ट्रासाउंड पे अनलेस कि उसके अंदर डॉक्टर समीना पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था। पहले सब कुछ नहीं होता था, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। देखें, ये जब बच्ची माँ के पेट में होती है ना, तो यूट्रस कैसे डेवलप होता है, मट्टी आधी इधर से आती है आधी इधर से आती है, उसमें कितने फैक्टर्स, कितने हार्मोन्स का दखल होगा, माँ के हार्मोन्स का। फिर वो मट्टी करीब आती है, करीब आके वो एक यूट्रस बनाती है। अगर वो किसी वजह से यहीं रुक जाए तो 2 यूट्रस अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है।
और वो दो उसके माउथ हमें नज़र आ रहे होते हैं। प्रेगनेंसी होनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, या एक बड़ा होगा एक छोटा सा लटका होगा साथ, या दोनों हाफ मिले हुए हैं तो हार्ट शेप्ड यूट्रस है। तो बहुत सी चीज़ें, अब हमारे जो ये सर्केडियन रिदम को भी हमने छोड़ दिया है। सर्केडियन रिदम है कि आपने सुबह सुबह उठ के फजर पढ़ के आपने बाहर निकलना है, आपने तलू होते हुए सूरज की शुआएं अपनी आंखों में डालनी है। वो शुआएं जो हैं वो आपकी ये जो रेटिना है, रेटिना से हाइपोथैलेमस में जाता है ये मैसेज। ये जो शुआएं हैं ये उसको एक्टिवेट करती हैं, फिर थैलेमस से बाकी जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं थैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है ना, तो थैलेमस को इनडायरेक्टली सूरज कंट्रोल करता है। तो ये सर्केडियन रिदम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे आजकल क्या हो रहा है कि हम दिन को जागते क्या है 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, वो सर्केडियन रिदम तो शुरू ही नहीं होती। अब सूरज जब आंखों में पड़ेगा फिर वो एक पाथवे है, उसने सारा कुछ आपका कंट्रोल करना है नीचे, ओवरीज को, यूट्रस को, मेंस्ट्रुएशन को, एग रिलीज को, आपकी जो अंदर फीटस डेवलप हो रहा है उसको भी सूरज कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फिर आपके हर ऑर्गन के अंदर एक क्लॉक लगी हुई है। जैसे लिवर की क्लॉक जो है वो रात के 2 बजे एक्टिवेट होता है, लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का उसका टाइम होता है व्हेन यू आर स्लीपिंग। ठीक है, तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रात को 2 बजे वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं कि जब लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना है आपकी बॉडी को, उस वक्त उसके ऊपर काम का और का बोझ डाल रहे हैं कि अभी तो हम खा रहे हैं, अभी तुम रुक जाओ। लार्ज इंटेस्टाइन है वो सुबह 6 बजे एक्टिवेट होती है, उसका क्लॉक 6 बजे का लगा हुआ है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आपने स्टूल पास करने हैं। फिर आपका क्लॉक जो है पैंक्रियाज का अलग है, मैदे का अलग है, आपके लंग्स का सुबह सुबह एक्टिवेट होता है। विश डिमांड्स कि आप बाहर जाएं और बाहर लॉन में जाके एक्सरसाइज करें और लंबे लंबे सांस लें, और आपके लंग्स जो हैं उस वक्त बहुत अच्छा आपको जो एयर है और उसका फ्रेश एयर जो है उसको एक्टिवेट करने में बॉडी को काम देते हैं। तो एवरी ऑर्गन हैज़ अ क्लॉक, और सर्केडियन रिदम पे ये बॉडी अल्लाह सुब्हान तआला ने चलाई हुई है। अल्लाह ने कहा हुआ है ईशा के बाद सो जाओ, तहज्जुद को उठो। अब साइंस भी ये बता रही है कि तहज्जुद और इशा के दरमियान में सारा इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है, और आपका ये लिवर जो है ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है हर चीज़ को। लेकिन अगर आप सो रहे हैं, अगर आप सो नहीं रहे, एक मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है सुबह जागने पे, और वो सुबह को भी सिक्रीट होता है और रात के वक्त भी। वो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स को कंट्रोल करता है। आपकी पूरी बॉडी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, एक बिजली घर है, और न्यूरोट्रांसमिटर्स और ये इलेक्ट्रिक और जो केमिकल ट्रांसमिटर्स हैं ये सब उसी का खेल है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए अगर आप वो सर्केडियन रिदम जो शुआएं पढ़नी है और फिर एक्टिवेट होना है सारा कुछ, अगर हम उन सब चीज़ों को फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है अब भी इन सारे टेस्ट की ज़रूरत ना पड़े, या अब भी हम उसी दौर में चले जाएं जहां हमारी माएँ थी, नानियां थी, दादियां थी, उनके तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। लेकिन अब तो क्योंकि हमने सर्केडियन रिदम ही टोटली वहाँ तो घरों में बच्चे पैदा हो जाते थे, अस्पतालों में जाने का भी रवाज क्या था, घरों में बच्चे पैदा हो जाया करते थे, दाइयाँ आके बच्चे पैदा कर बहुत होती थी, मरती थी औरतें बहुत बच्चे पैदा करने में। वो तो खैर एक डिबेटेबल बात है। हॉस्पिटल जाना तो ज़रूरी है, वो तो आई डोंट नो। फिर शायद वो उनकी खुराक ऐसी थी कि उनके पेल्विस अच्छे डेवलप होते थे, ज़रा खुले खुले। यहाँ पे तो छोटे छोटे पेल्विस, ना ये दूध पीती हैं, ना ये मक्खन खाती हैं, ना देसी घी खाती हैं। डाइट तो बिल्कुल जीरो है, डाइट तो बिल्कुल जीरो है। और कुछ हम डाइटिंग के चक्कर में बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट रहने के चक्कर में भी बिल्कुल कुछ खाते पीते नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है थैलासीमिया। थैलासीमिया माइनर और मेजर थैलासीमिया के बच्चे तो 10-12 साल की उम्र के बाद उनकी डेथ हो जाती है यूजुअली। उनको हर महीने हर हफ्ते वो ब्लड लग रहा होता है और पता नहीं क्या कुछ का हो रहा होता है। तो थैलासीमिया मेजर के तो बच्चे शादी के एज को पहुंचते नहीं। अब थैलासीमिया माइनर देखने में वो नॉर्मल हैं और हल्के से पेल हैं, उनको हल्का सा अनीमिया रहता है। और अगर 2 थैलासीमिया माइनर की शादी हो जाए तो फिर उनके अंदर
थैलासीमिया मेजर मेजर के जो चांसेस बच्चे बढ़ हैं वो जाते पैदा होंगे। तो इस थैलासीमिया से भी पता चलना चाहिए ये। अब अगर कोई लड़की वाले कहेंगे कि जी अपना टेस्ट कराएं थैलासीमिया का, तो वो तो मानेंगे ही नहीं। मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए अपने लेवल पे जिनका बच्चा है, हर फैमिली को अपने हर बच्चे का थैलासीमिया चेक करवा लेना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा थैलासीमिया माइनर है तो हम बच्ची जो लेके आ रहे हैं वो थैलासीमिया माइनर ना हो। तो ये भी एक जहन में रखना चाहिए। अपने अपने तौर पे अपने अपने बच्चों के सारे टेस्ट करवा लें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो एक अजाब है हर हफ्ते बच्चे को ले जाना और फिर उनको खून लगवाना और फिर उनका खून ख़त्म हो जाना, और बहुत तकलीफ दे है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए ये एक्सक्लूड कर लिया, शादी करते हुए, रिश्ता तय करते हुए ये बातों का ध्यान कर लिया कि जी मौरूसी बीमारियां जो हैं वो तो नहीं हैं। और फिर एज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्ची की एज ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जैसे वो 38-40 की है, तो उसमें मंगोल बच्चों का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। मंगोल एक कंडीशन होती है, उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा एज की जो औरतें होती हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है। जैसे गोल से फेस होते हैं, रालें टपक रही होती हैं, वो बच्चे जो होते हैं स्लो बच्चे, तो उनका वैसे वो बच्चे ठीक होते हैं, बस स्लो लर्नर्स होते हैं। नो, दे आर स्टंटेड ग्रोथ होती है उनकी, और कुछ यहाँ पे चेंजेस होती हैं उनकी। आईक्यू बहुत लो होता है। दे यूजुअली दे कैन नॉट मैरी, क्योंकि उनका वो क्रोमोसोमल सेटअप ऐसा होता है कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस। तो ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी लो आईक्यू के होते हैं। और इसमें सिर्फ फीमेल की एज ही देखी जाती है कि वो 38-40s में है, कि मर्द भी अगर 40+ है? ज़्यादातर फीमेल के एग्स में प्रॉब्लम होता है। मेल की एज का भी मल्टीपल अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। मेल की एज अगर 50 से अबव है, 55 से अबव है, तो डेफिनेटली उनके स्पर्म्स में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्ची के जो एग्स हैं वो पैदाइश से भी 4 महीने पहले के बने होते हैं पेट में। तो वो 35 की एज पे वो ऑलमोस्ट 36 ईयर्स के हो गए होते हैं। तो इसलिए उनका डिक्लाइन बड़ा जल्दी होता है। 35 के बाद एकदम वो डिक्लाइन आता है, जेनेटिक चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, एबनॉर्मल बच्चों का चांस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को डिले मत कीजिए, टाइम आउट लें ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। फैमिली कंप्लीट करने के बाद आप 80 साल तक भी अपने प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब एक नॉर्मल ख़ानदान है दोनों और किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो शादी तय हो गई, तो जो मैंने बताया है कि रुबेला और इस किस्म की चीज़ें, डायबिटीज़, HbA1c, ये सारे टेस्ट कराने के बाद वो दे शुड ट्राई। और प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव आ जाए, जैसे ही उनको पता चले, एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि यूट्रस के अंदर ही है सैक, कहीं ट्यूब में या ओवरी में या एब्डोमेन में तो नहीं है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बहुत बढ़ जाता है अगर यूट्रस की शेप फ़र्क हो या ट्यूबरक्लोसिस ने उनकी ट्यूबों को ख़राब किया हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है। अगर यूट्रस के अंदर हमारा सैक नहीं है और ट्यूब्स के अंदर है या एब्डोमेन में आ गया, तो उससे नुकसान क्या होता है? वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है बेटे, वो तो आगे जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं। वो तो ट्यूब तो फट जाएगी 7-8 वीक्स तक वो ट्यूब फट जाएगी और टोरेंशियल ब्लीडिंग होगी, यानी पेट भरे हुए खून के साथ आएंगे। आपको पेल्विक ऑर्गन्स ही नजर नहीं आएंगे, इतना ब्लड अंदर गिर चुका होगा। फिर हम उनको 4-5 बोतलें खून की फ़ौरन हमें चाहिए होती हैं। फिर हम पेट को खोल के कई दफ़ा करना पड़ता है, क्योंकि लेप्रोस्कोप से आप कितनी देर तक वो क्लॉट्स जो हैं वो निकालते रहेंगे। तो ज़्यादातर हम करते तो लेप्रोस्कोपी से ही हैं, लेकिन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब जब रप्चर्ड होती है। तो फिर हम जाते ही पहले हम ब्लड लॉस को रोकते हैं, क्लैंप लगाते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें करते हैं, वहाँ क्लैंप लगा लिया, ब्लड लॉस रोक दिया, और फिर हम तो अगर उसकी फाइनेंशियली वो इतने अच्छे नहीं हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करा सकते, तो हम एक तरीका करते हैं जो उसी वक्त हम ट्यूबोप्लास्टी करते हैं। उसकी ट्यूब को निकालते नहीं हैं,
विच इज़ डन इन माई सेटअप, मैं अपने सेंटर पे डॉक्टर्स को भी यही बताती हूँ और अपनी जूनियर डॉक्टर्स को भी यही बताती हूँ, पेशेंट्स को भी ये बताती हूँ कि देखें ये अगर फट भी गई, अगर फटी नहीं है फिर तो हम ट्यूब का इतना हिस्सा निकाल के और बाकी दोनों को उसी वक्त जोड़ देते हैं, ट्यूबोप्लास्टी करते हैं बीच में एक वायर डाल के। तो अगर फट भी गई है तो फटे हुए हिस्से को हम रिसेक्ट करके जो हेल्दी हिस्सा है उसको फिर हम साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में पावर्टी इतनी है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी तो बहुत से लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल और नहीं कर जब सकते। दोनों ट्यूबें निकल गई तो फिर अब कोई चांस ही नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा। तो वो गरीब गुरबा बेचारे अपना जो भैंसें बेचते हैं, जो उनका आमदन का ज़रिया है, उसको बेचेंगे, ज़मीन का टुकड़ा जो उनके पास है वो बेचेंगे, और उसमें भी फिर 30 to 35% चांस होता है। 100% तो टेस्ट ट्यूब बेबी पॉजिटिव नहीं आते। तो वो ज़्यादा चांस ये होता है कि उनके सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए पहले डिस्कस करें डॉक्टर से कि हम नहीं चाहते कि आप ट्यूब निकालें, आप इसको रिपेयर करें। फिर देखें कि वो उसको आती है रिपेयर, नहीं आती है, ये तो फिर उनके लक के ऊपर है। तो मैं तो अपनी जूनियर डॉक्टर्स को बहुत सिखाती हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान में ये मत करो कि फटी हुई ट्यूब को भी निकाल दो, या उसको मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसको उसी रिपेयर कर वक्त दिया रिपेयर जाए। कर दें, ताकि इसका चांस तो रहे ना, तो उसको रिपेयर होप तो होने के रहे। बाद आपने ऐसे पेशेंट्स डील किए होंगे कि बिल्कुल जिनके होती हैं रिपेयर होने प्रेग्नेंट, के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई हों। होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और इंट्रायूट्राइन उनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई कि जैसे ही एक लेडी कंसीव करती है तो उसे फ़ौरी तौर पर अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अब जो है ना, मैं आपसे पूरा ये फिज़ियोलॉजिकल समझना चाहूँगी कि ये होल प्रेगनेंसी में जो चेंजेज़ आ रही होती हैं और जिस तरह ये सारा पीरियड गुज़र रहा होता है, उसमें क्या-क्या लेडी की बॉडी में चेंज आ रहा होता है, और वो जो एम्ब्रियो हमारा अंदर बन रहा होता है उसमें क्या-क्या चेंजेज़ आ रही होती है किस-किस ट्राइमेस्टर्स के अंदर? बेटे 9 मंथ्स होते हैं ना, तो 9 मंथ्स को हम 3-3 मंथ्स में डिवाइड करते हैं। पहले 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा 3 मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट वाला थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, यानी हुँ। बच्चे का हर ऑर्गन जो है वो ले डाउन हो रहा होता है। एक मैपिंग हो रही होती है ना कि ये यहाँ लिवर बनना है, इधर ये बनना है, इधर मीज़ोडर्म ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो सारी मैपिंग हो रही होती है और ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि 12 से 14 हफ्ते तक आप कोई ड्रग, कोई मेडिसिन जो है वो, जैसे कुछ पेशेंट्स होती हैं डिप्रेशन की दवाओं के ऊपर होती हैं, फिर हम उनके साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं कि देखें ये प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, आप हमें बताएं कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये रोक सकते हैं, या कोई ऐसी दवाई आप हमें बता दें जो ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट ना करे। तो वो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि कम इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद और भी जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और उनके हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं या और हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम उनको वो डील करते हैं ठीक कि है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे गुजरना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग में ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। मिनरल्स, जो मिनरल बॉडी के हैं, वो टोटली उल्टी के साथ निकल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ये ऊपर के हिस्से में एब्जॉर्ब होता है, यानी ये थूक में निकलता है ज़्यादा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में होता है, और अपर इंटेस्टाइन में होता है। जो लोअर इंटेस्टाइन है और जो बड़ी गट है उसमें, उसकी सिक्रीशंस में पोटेशियम नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ ये स्लाइवा। और ये जब थूक, हम वॉमिटिंग में सारा थूक निकलता जाता है तो पोटेशियम लूज होता है। नॉर्मली ये होता है ना कि हम थूक स्वॉलो कर रहे हैं और वो रिसाइकल होता है, वो बॉडी से तो कहीं नहीं जाता। लेकिन जब वॉमिटिंग होती है तो ये पोटेशियम जो है, स्पेशली पोटेशियम, ये निकलना शुरू होता है और हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया हो जाता है। फिर अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो फिर आपके बाकी मिनरल्स भी इफ़ेक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर नॉर्मल से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप डिहाइड्रेट हो सकती हैं, मिनरल ख़राब हो सकते हैं। जब मिनरल ख़राब होंगे तो और ज़्यादा वॉमिटिंग होगी और वो फिर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है और बिल्कुल बहुत ठीक है। शदीद हो जाता है। तो इसलिए हम उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है कुछ पेशेंट्स को, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवा के
और उनको फिर रिस्टोर किया जाता है, उनका फ्लूइड रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। अगर तो थोड़ी बहुत है वो हम वॉमिटिंग की दवाइयाँ दे देते हैं, अगर बहुत सिवियर है तो उसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसके अंदर के हॉस्पिटलाइज करके उनको सारा पैरेंटल फ्लूइड और उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सही करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पहले ट्राइमेस्टर में तो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहती थीं कि अंडा ना खाओ, मुर्गी ना खाओ पहले कुछ महीनों में। तो मैं, नानी जान हमारी होती थी और दादी जान, तो मैं कहती थी दादी जान आप कैसी बातें करती हैं, वो तो प्रोटीन्स होती हैं, वो आप क्यों मना करती हैं। और नानी जान के साथ भी मेरा यही झगड़ा रहता था। लेकिन मैं एक इटली में एक कॉन्फ्रेंस थी रोम में, और वहाँ पे जब मैंने एक सेशन स्पेशली लिया जो कि पेड सेशन था, मैंने कहा मैं देखूँ ये क्या रिसर्च दे रहा है। तो वो साइंटिस्ट था फ्रॉम मेरा ख्याल है स्विट्ज़रलैंड का वो साइंटिस्ट था, और उसने कहा कि अगर हामला औरत, प्रेग्नेंट औरत अगर शुरू के मंथ्स में हाई प्रोटीन डाइट लेती है तो उसमें बच्चे का और माँ का कनेक्शन बड़ा वीक बनता है। ओह! ठीक है, तो उसने पूरे 2 घंटे हमें ये समझाने की कोशिश की कि टेल योर पेशेंट्स नॉट टू हैव वेरी हाई प्रोटीन डाइट। तो वो फिर समझ में आया कि हमारी नानी दादी तो सही कहती थी कि शुरू के महीनों में, तो मैं भी पेशेंट्स को कहती हूँ कि तुम सारी उम्र खाती रही हो, अगले ट्राइमेस्टर्स में तुमने खाना है, तो ये शुरू के जो 10 हफ्ते हैं, 1.5-2 माह हैं, मत खाओ अंडा। चलो फर्ज करो मैं तुम्हें गलत ही कह रही हूँ, तो ना खाने में हर्ज क्या है, ठीक है। तो मुर्गी और गोश्त और मछली और अंडे और हाई प्रोटीन्स, ये नहीं खाना आप चाहिए। नट्स खा लें, आप सब्जियां खा लें, आप दालें खा लें, बहुत सी चीज़ें हैं। दूध मना नहीं है आपको, दही मना नहीं है, तो और चीज़ें खा लें। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे हैं, और उसमें अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं या आप बार बार कोई पेन किलर्स ले रहे हैं या ज़्यादा कोई दवाई खा रहे हैं, तो उसे वैसे ये अवेयरनेस हमारे मुल्क में है। दूसरा, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत अच्छी अवेयरनेस है हमारे मुल्क में कि पहले 3 माह फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। ये न्यूरल ट्यूब को सारा डेवलप करता है, ब्रेन को डेवलप करता है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को पता होता है कि फॉलिक एसिड खाना है। तो ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बातें हैं। उसमें अबॉर्शंस हो सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, और जैसे मैंने कहा कि या तो ट्रैवलर मुसाफिर ख़राब है, कंजेनिटली एबनॉर्मल वो फीटस है, या वो जो व्हीकल है वो ख़राब है, यानी यूट्रस और ट्यूब्स यूट्रस है। में कोई प्रॉब्लम है। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जो एम्ब्रियो है वो कंजेनिटली एबनॉर्मल है, तो सिस्टम एकदम से पहचान जाता है, यूट्रस पहचान जाता है कि ये एबनॉर्मल है। तो अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस को उन्होंने देखा कि कितने एबनॉर्मल थे, तो मोर देन 65% फीटसेस जो थे वो एबनॉर्मल थे जेनेटिकली। तो ये एक नेचर का, वो बेचारी बच्चियां रोती हुई आती ना कि मैडम मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2-3 अबॉर्शंस हो गए हैं और फलां हो गए। तो मैं उनको कहती हूँ कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, मे बी दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मे बी तुम्हारे बच्चे ने एबनॉर्मल पैदा होना था, तुम ले ले फिरती रहती अस्पतालों में, तो नेचर ने तो शायद तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा किया है कि ये अबॉर्ट हो गया है। अगर कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रही, अगर वो डायबिटिक नहीं है, अगर उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं और ये हुई चीज़ उसको। बहुत कॉमन है कि अब जो है ना, यहाँ से लड़कियाँ एक्सपेक्ट करती हैं और पहले ही ट्राइमेस्टर में उनका अबॉर्शन हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसा देखा है अपनी सराउंडिंग में कि उनके बहुत ज़्यादा अबॉर्शन वाले केसेस हो रहे हैं। बेटे वो तो सर्केडियन रिदम को ख़राब किया हुआ है, हम्म। सारे न्यूरोट्रांसमीटर खिचड़ी पका दिए हैं उन्होंने और सारे केमिकल जो मीडिएटर्स हैं, जितने हार्मोनल मीडिएटर्स हैं, बॉडी चलती इनके ऊपर है। और मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं होता, जो महा हार्मोन है ना वो मेलाटोनिन है, जिसने सारे को कंट्रोल करना है। तो आप उसकी तो सिक्रीशन होने नहीं दे रहे रात को जाग के, और सुबह को आपने आंखों में सूरज की रोशनी नहीं डलवाई, तो कैसे फिर आपका सारा सिस्टम सही होगा। और आपका बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है, मैं तो जितना मैं पढ़ती हूँ मैं उतना हैरान होती हूँ, और उतने सजदे मैं अल्लाह सुब्हान ताला को करती हूँ कि अरबों चीज़ें हैं, अरब का लफ्ज़ भी छोटा है, अरबों चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इंसान की पैदाइश होगी। सुभान अल्लाह।
तो कैसे मतलब ये इंसान तख्लीक पाता है, कैसे उसकी होती है, ये हैरान कुन बातें हैं अगर आप डिटेल्स में जाएं तो। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल आप सही। इतनी सी बात देख लें कि जो माँ का दूध है वो बच्ची के लिए और तरह का सिक्रीट होता है अगर उसकी बेटी है, और बेटे के लिए वो और तरह का सिक्रीट होता है। हाँ, और सर्दियों में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फर्क हो जाते हैं, गर्मियों में वो फर्क हो जाते हैं, गर्मियों में वो पतला हो जाता है, सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है बच्चे को ज़्यादा। फिर जो माँ ने सारी उम्र जितनी इन्फेक्शंस ली होती हैं उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत उस दूध में होती है, तो वो होता है। फिर जो पहला क्लोस्ट्रम जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है वो पूरी इंटेस्टाइन को जाके तो वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स को कवर कर देता है, जरासीमों को अटैच ही नहीं होने देता। तो किस किस्म का मुज्जाती ये इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया हुआ है। फिर जब माँ दूध पिला रही होती है बच्चे को तो बच्चे का थूक मेमरी ग्लैंड से उसकी सर्कुलेशन में जाता है, और वो थूक जो है जो उसके अपने स्टेम सेल्स हैं वो जाके माँ को हील करते हैं अंदर। माँ की कोई अगर आप देखना कि अगर आप किसी माँ को कोई रूमेटॉइड है, आर्थराइटिस है, कुछ है, प्रेगनेंसी में वो ज़रा बेहतर हो जाएगी, दूध पिलाते हुए वो बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा उसको हील कर रहा है। तो ये एक अमेजिंग सिस्टम है। वाह, ज़बरदस्त। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं बच्चे के। ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर का पीरियड? सेकंड ट्राइमेस्टर में अब ऑर्गन्स जो बन गए हैं उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने फाइनल शेप लेनी है, प्रॉपर बॉडी की शेप आनी शुरू हो जाएगी, और हर चीज़ जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो हम तकरीबन 6 मंथ तक, यानी 24-25 वीक्स जो हैं वहाँ तक हम उसको देखते हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस पहले हो गई, अब वो ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं और प्रॉपर शेप ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये समझें कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू में ही ऑडिटरी नर्व डेवलप हो जाती है, तो अगर मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो बच्चा सब कुछ सुन रहा है। 14th वीक के ऑनवर्ड 12th वीक तक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया ना, और उसके आगे सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, तो 14-15 हफ्ते पे ये नर्व डेवलप हो गई है, वो सुन रहा है सब कुछ। तो उसको प्लेजेंट चीज़ें सुनाएं ताकि वो एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकले। इफ़ दे आर फाइटिंग, अगर बहुत शोर है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग कोई चीज़ आ रही है, तो वो बच्चा उसको अप्रिशिएट करता है, उसके अंदर चेंजेस डेवलप हो जाती हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप, अच्छा, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़े से सिम्टम्स जो है ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग रुक जाती है, और आपका वो जो ब्लैडर बार बार आपको यूरिनेशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माँ रात को अक्सर उठ उठ के यूरिन करती है, क्योंकि पेल्विस में यूट्रस बड़ा हो रहा है, अभी वो पेल्विस से बाहर नहीं आया, और ब्लैडर को वो जगह नहीं छोड़ता, तो वो थोड़ा सा ब्लैडर भरता है तो माँ को यूरिनेशन की हाजत होती है, तो ज़्यादा यूरिन उसको बार बार आता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में रात की नींद वो प्रॉपर सो सकती है, फिर उसके बाद उसको नौजिया ख़त्म हो जाता है। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर के 3 महीने ना वो बड़े इंजॉयबल हो जाते हैं। फिर शी कैन प्रिपेयर फॉर द कमिंग बेबी, निटिंग कर सकती है, वो चीज़ें बना सकती है, वो थोड़ा ईज़ अप हो जाती है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चे का तेज़ी से खून बन रहा है, तेज़ी से उसकी बोन्स बन रही हैं, तो अब माँ को अपनी डाइट का बेहद ख्याल रखना है सेकंड ट्राइमेस्टर में? सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोटीन्स 12 हफ्ते तक हमने मना की, अब जितनी मर्जी जो मर्जी चीज़ खाए, उसके बाद उसको कुछ मना नहीं है। और एवरीथिंग एवरीथिंग, हम डायबिटीज़ में भी जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है माँ को, हम मीठा मना नहीं करते, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं मेडिसिन से, इंसुलिन से, लेकिन उसको मना कुछ नहीं करते। तो रात को लेट नाइट ज़रूर कुछ खा के सोएं, क्योंकि सारी रात बच्चा ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करता है माँ से, तो माँ जो है वो थोड़ी सी हाइपो में जा सकती है, तो अपनी डाइट का ज़रा खूब ख्याल रखें। उसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक माँ को हम कहते हैं कि सीधे नहीं लेटना, करवट पे लेटना है, इसलिए कि बच्चे का अब वज़न है,
वज़न जो है वो उसकी अपनी ही वो जो वेन इंफीरियर वेना केवा होती है जो नीचे लिम्ब से ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। तो अगर बच्चे का वज़न उसके ऊपर डलेगा तो ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी और माएँ कई दफ़ा बेहोश हो जाती हैं। लो ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है कि वो बेहोश हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइड पे लेटें। हमेशा सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने सीधे नहीं लेटना, साइड पे लेटना है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर हम टेटनस के अगेंस्ट इंजेक्शंस लगाते हैं। फिर उनको ये बताते हैं कि अगर पेट सख्त हो जाए तो हमें फ़ौरन इतला दें क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है यूट्रस में। अच्छा, पेट सख्त हो तो फ़ौरन से पहले बताना चाहिए। बताना है क्योंकि जब पेट सख्त होता है इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हुँ। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून बच्चे को जाना बंद हो जाता है क्योंकि प्लेसेंटा ने तो जड़ें बनाई हुई हैं, वो वहीं से बच्चेदानी में से खून ले रहा है। जब वो टाइट हो जाएगा तो खून का फ्लो बंद हो जाएगा। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए फिर ये इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। और अगर कोई खून उसको आ रहा है या ब्राउनिश डिस्चार्ज है, कुछ भी है, तो वो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें कि जी ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बताएं क्या करना है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर जेनेटिक्स में उसके माँ बाप की तरफ से डायबिटीज़ की जीन्स हैं तो फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के शुरू में सेकंड ट्राइमेस्टर के मिडिल में हम उनका वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे कि पता चल जाता है। कई बार पेरेंट्स को कुछ भी नहीं होता लेकिन उनका डिरेंज आता है और फिर उसमें हम उनको इंसुलिन पे डालते हैं, फिर और उनका लुक आफ्टर करते हैं कि बच्चा अंदर फौत ना हो जाए क्योंकि इंट्रायूट्राइन डेथ्स जो हैं वो डायबिटीज़ में हो सकती हैं। ओह माय गॉड! और जो है ब्लड प्रेशर अगर हाई है, आपको सर दर्द हो रहा है, आँखों के आगे तारे आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने से आंवल उखड़ सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, माँ को झटके पड़ सकते हैं, मुँह से झाग निकल सकती है। ये वाला ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में आता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH हम इसको कहते हैं। इसके अंदर माँ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मदर कैन डाई। डायबिटीज़ में मदर को इतना नुकसान नहीं होता, बेबी कैन डाई। लेकिन इधर भी आंवल उखड़ सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, उसको जो खून की नालियाँ जा रही होती हैं वो तंग होनी शुरू हो जाती हैं। फिर हम खून पतला करते हैं कि उन्हीं तंग नालियों में से ज़्यादा खून जाना शुरू हो जाए। तो ये सारा जो है पहली प्रेगनेंसी में सिस्टम्स पहली बार आजमाए जा रहे होते हैं ना, तो पहली डिलीवरी और चौथी के बाद ये फिफ्थ जो है ये हमेशा हॉस्पिटल में होनी चाहिए। बिल्कुल बाकी ठीक जो है। होम डिलीवरीज हैं, अगर पहली डिलीवरी हॉस्पिटल में हो गई है और वो अनइवेंटफुल है तो फिर हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो है वो कहते हैं कि आप छोटे सेंटर्स में या प्राइवेट क्लिनिक में या होम डिलीवरीज किसी सेंसिबल दाई से करवा लें। लेकिन अगर आपकी पहली डिलीवरी ही बहुत इवेंटफुल है और उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तो हम एडवाइस नहीं करते कि किसी छोटी क्लिनिक, फिर आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएं। बिल्कुल अगर आप ठीक है। अफोर्ड नहीं करते तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जहाँ पे के कंसल्टेंट्स होते हैं, वहाँ टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर समीना मुझे बताएँ कि थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है और डिलीवरी का जो टाइम आता है, उससे पहले उस औरत की कैसी काउंसलिंग करनी चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हो? डिलीवरी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ा टास्क है। और आप ये देखें, मैं डराना नहीं चाहती बच्चियों को, लेकिन लेबर पेन्स बहुत सिवियर होती हैं। वो जो बच्चियों को बताया जाता है ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर द सिवियरेस्ट पेन्स जो आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस की होंगी। जो आपको सबसे ज़्यादा कभी दर्द हुई है ना, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इतनी सिवियर लेबर पेन्स होती हैं। तो इसलिए उसके अंदर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जो कमर के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं और माँ को 70% पेन रिलीव हो जाती है। 100% रिलीव नहीं हम करते क्योंकि फिर उनकी पुशिंग पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चियाँ भागती हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत अच्छी बात है कि आपका काट के पेट काट के बच्चा नहीं निकल रहा, तो ट्राई तो यही होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाया जाए।
और उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी गूगल पे चले जाएं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेज होती हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी ये 8th मंथ के बाद आप करें, वरना आपकी प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई तो फिर वो तो प्रीमेच्योर बच्चा डिलीवरी हम अच्छा, नहीं 8 चाहते। मंथ तक आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? नहीं, 34-35 वीक्स के बाद आप शुरू करें अगर ठीक आपने है। वो प्रीनेटल एक्सरसाइजेज अगर करनी है। उससे पहले तो हम बिल्कुल उनको कहते हैं कि रेस्ट करें, कोई कॉन्ट्रैक्शंस कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो 35-36 वीक्स के बाद ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो कि यूट्रस प्रैक्टिस कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हल्का सा टाइट हो जाता है। वो ब्रैक्सटन हिक होती हैं, वो दे आर अलाउड, वो कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं होती। तो कोशिश करें कि आपके स्टूल्स नॉर्मल हों, कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब जो यूट्रस है ना, उसकी नर्व्स जो हैं, वही नर्व्स इंटेस्टाइन को कर रही होती हैं सप्लाई, वही नर्व्स ब्लैडर को कर रही होती हैं। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, या आपने पानी कम पिया है, या सेंडिंग इन्फेक्शन है, आपने कोई गंदा टॉयलेट यूज़ कर लिया है, कुछ किया है, तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन है, यूट्रस खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर लेगा, वो उसका साथ देगा, क्योंकि नर्व्स कॉमन है ना। आपको डायरिया है, आपको और लूज़ मोशंस हैं, या आपको कोई एंग्जायटी से आपको बार-बार डायरिया हो रहा है, यूट्रस वो साथ ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर लेगा। आपने कोई बुरी खबर सुनी है, आप स्ट्रेस में हैं, यूट्रस फिर भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर लेगा। आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपने खाना सही तरह नहीं खाया, हाइपोग्लाइसीमिक हैं, यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर लेनी है। तो इसलिए आप अपने आप का बहुत ख़्याल रखें 3rd ट्राइमेस्टर में, कि आपको प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस ना शुरू हों। बिल्कुल और ठीक है। ये फैमिली, स्पेशली द हस्बैंड, उसको चाहिए कि वो ख्याल करे, क्योंकि उसका बच्चा वो अपने पेट में है उसके, और उसको हमारे मुल्क में इतना स्ट्रेस दिया जाता है पेशेंट को प्रेगनेंसी में, कि आपकी सोच है। पहले तो पहली डिलीवरी जी माँ बाप के घर में होनी है, ठीक है, माँ एक बहुत क्लोज उसका होता है, और ये एक डिलीवरी पहली जो है वो माँ के पास होनी चाहिए, माँ का ज़रूरी है उसके पास होना, बहन भाइयों का, ताकि वो प्रोटेक्टेड फील करे। लेकिन फाइनेंशियली तो हस्बैंड लुक आफ्टर करे ना इस डिलीवरी को, वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल बर्डन भी माँ बाप के ऊपर। फिर जी बच्चा और माँ को लेने जा रहे हैं, फिर वहाँ एक फ़ीस्ट होगी, एक डिनर होगा बड़ा सारा, फिर हर एक को जोड़े दिए जाएँगे, और फिर और अगर ना दिए जाएँ तो वो अजीब मुँह बना के वापस आएँगे। तो ये रिवाज तो ख़त्म, और माँ के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना सीवियर होता है बच्चियों को, कि कई बच्चियाँ दूध नहीं पिलाती, कि जी वो बच्चे को नहीं उठाती। पोस्टपार्टम ब्लूज़, रोना आता है बार-बार, रात को नींद नहीं प्रॉपर आती। अब देखें ना, एक रोल वो एक खुद बच्ची थी, अब वो माँ बन गई है। एक डिलीवरी की पेन या सिज़ेरियन की पेन, फिर कोई साथ नहीं दे रहा। हस्बैंड तो वो डिलीवरी होगी, अच्छा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ये माँ का काम है। भई तुम्हारा बच्चा, यू सिट विद हर। उस बच्चे को के नैपी बदलो तुम उसके बाप हो, ठीक है? उसको लुक आफ्टर करो रात को, कि ये सो ले, मैं देखूँगा बच्चे को। ये कहाँ रोल लिखा है किसी ने कि ये इनका कोई रोल नहीं है। ये टोटली माँ के ऊपर, वो डॉक्टर हो, वो नर्स हो, वो टीचर हो, वो एक्ट्रेस हो, वो बेशक पायलट हो, वो उसके ऊपर ही डाल के तो खुद ऐश करने चले जाते हैं। ये तो रोल ठीक नहीं है। बाप का तो इक्वल रोल है। उसको तो, माँ को जिसने इतना ज़्यादा लेबर गुज़ारा है, और 9 महीने उसको ले के फिरी है, उसके कपड़े नहीं उसको पूरे आ रहे, उसकी बॉडी डी शेप हो गई है, उसके चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई हैं, उसको वो जो प्रेगनेंसी का यहाँ पे एक पैच बन जाता है, पूरी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, वो डी शेप हो गई तुम्हारा बच्चा पैदा करते-करते। तो अपना रोल तो अदा करो, कि यू बी विद हर ऑल द टाइम, बिल्कुल। और उसको पहले फ्यू मंथ्स में बच्चे के साथ हेल्प कराओ। वो जी माँ करेगी, बहन करेगी, क्यों? बच्चा तो तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? तो ये रिवाज तो है ही नहीं हमारे मुल्क में, कि नैपी बदल रहा है बाप, तो वो जो मजाक उड़ाएंगे, जो उसको जलील करेंगे कि ये नैपी बदल रहा है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। भाई तो उसका बच्चा है, उसने पॉटी की है, तो उसको बदल देगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी? सही बात है। इश्यू क्या ठीक है? होगा इसमें? हाँ, बॉटल बनाओ तुम उसकी, तुम उसको दवाइयाँ पिलाओ, तुम उसको, बच्चा बीमार हो रहा है,
तो वो मतलब मेरी एक असिस्टेंट है, 2 बच्चे उसने पैदा किए हैं और कमा भी रही है, पैसा भी बच्चों पे लगाती है। रोज़ उसका कभी-कभी फ़ोन आ रहा होता है कि मेरे बच्चे बीमार हैं। मैंने कहा तो बाप उनका वो नहीं लेके जाता, मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी जॉब भी कर रही है, बच्चों को हॉस्पिटल भी लेके जा रही है, उनके ऊपर पैसा भी खर्च कर रही है, उनको दूध भी पिला रही है, उनको पेट से भी पाल के निकाल रही है। ये रोल तो तब्दील होने पड़ेंगे। ये माँओं को, लड़कों की माँओं को समझाना पड़ेगा, लड़कों को कि ये साइकोलॉजिकली अपसेट हैं। आगा खान की रिसर्च थी कि 80 टू 85% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान जो मैरिड हैं, यंग हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। वो हम्म, इसीलिए हैं कि कोई उनका रोल बटा ही नहीं रहा, कोई सपोर्टिव हाथ बटा ही हैंड्स नहीं नहीं है रहा। उनके पास, नहीं है, कोई भी नहीं है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, मेंटल इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म, यानी मैं आपको बताती हूँ कि वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्टर और अच्छे सपोर्टिव सारे लोग थे, उसका रोना ही बंद ना हो 1 हफ्ता डिलीवरी के बाद, और वो कहे मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्यों रोना आ रहा है। तो ये इतना स्ट्रेसफुल काम है बच्चे की पैदाइश कि खामखा ही रोना आता है उसके बाद, जब एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ हो गया, फिर वो एक रिलीज़ फिनोमेना होता है जिससे कि वो रो के सत्यानाश कर लेती हैं औरतें। तो कोई हम्म, समझता ही नहीं है वे ऐ क्यों रो रही है, एनू अल्लाह ने इन्ना अच्छा बच्चा दिता है, ऐ क्यों रो रही है। भाई समझो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है उसकी बॉडी में, ये मूड स्विंग्स जो हैं ये उसके हार्मोन्स पता नहीं कहाँ से किधर को चेंज हो रहे हैं, प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा है, अब दूध पिलाना है, इतना कुछ उसकी बॉडी में हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंड तो कोई भी नहीं करता। नहीं करता। और अब तो फिर चलें, थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ नहीं है या जहाँ पे बिल्कुल ही इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा बातें और तंज ही कर करके अगले को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं कि भाई मसला क्या है, शुक्र करना चाहिए, तो है ही ना शुक्री, और ये तो पता ही नहीं क्या, इस तरह की बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे जो हमारे देहात के लोग हैं ना, वो फिर भी कुछ बच्चियों का करते हैं ख्याल, जैसे कि 2-2 3-3 महीने माँ ने रख लिया, वो आ ही नहीं रही। वो उनका एक और स्टाइल है, वो कुछ एक कम्युनिटी है जो इस तरह बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं अपनी हुँ। बच्चियों का। तो करना चाहिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है कि वो एक चाइल्ड बर्थ, फिर लैक्टेशन और फिर बोझ और मेंटल और फिज़िकल फटीग और वो सारा कुछ, वो कोई कोई समझता ही नहीं है इस बात को। डॉक्टर समीना, एक चीज़ बताएँ कि हमने आफ्टर डिलीवरी इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस किया। मुझे एक चीज़ बताएँ कि अब ना ज़्यादातर यंगस्टर्स का, जो लड़कियाँ, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि हम नॉर्मल डिलीवरी बियर नहीं कर सकते, और हम तो बस यही कहते हैं कि नहीं भई जाके सिज़ेरियन कर दें, इतनी पेन कौन बर्दाश्त करे, ठीक है? लेकिन सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि भई नहीं, ये पेन बर्दाश्त कर लो, फिर लाइफ़ टाइम आप जो है ना वो सिक्योर हो जाते हो। तो ये नॉर्मल और सिज़ेरियन की जो गेम है, इसमें ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का? ऑब्वियसली मुझे तो सिज़ेरियन का ही लगता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ ये खुशी से करवा लेती हैं कि भई कर दें, हमें वो वाली पेन नहीं चाहिए। बेटे मेरे पास एक डॉक्टर आ रही हैं आजकल। पहला तो हमने उनका फीटल डिस्ट्रेस की वजह से किया। अब मैंने कहा कि बेटा अब इस दफ़ा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, मैं तुम्हारा नॉर्मल कर दूँ। शी इज़ अ डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट बन रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। कहती मैडम मैंने एक पेन नहीं लेनी, काटें और निकालें बेबी मैंने नहीं हाँ, लेनी। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। बात ये है कि इतना सिवियर ये पेन होता है, उन्होंने देखी हुई है ना औरतें लेबर रूम में कि किस तरह वो तकलीफ़ में से गुज़रती हैं और कितनी मुश्किल में से। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जनरल पब्लिक के लिए भी, हर डिलीवरी में औरत मौत के मुँह से वापस आती है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। प्लेसेंटा डिटैच हो सकता है, आपका जो लाइकर होता है ना बच्चे के गिर्द, वो एम्बोलिज़्म हो सकता है, लंग्स में जाके एक इंस्टेंट डेथ हो सकती है माँ की, पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गई। छोटा-सा क्लॉट कोई निकला है, वो जाके ब्रेन में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं जब हम पुश करवाते हैं। वो मायोपैथीज़ होती हैं जो कि डिस्कवर ही नहीं हुई होती पहले कभी। जब बहुत बोझ पड़ता है पुशिंग में हार्ट के ऊपर, तो इट जस्ट गिव्स वे, इंस्टेंट डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसलिए मौत के मुँह में जाके औरत वापस आती है। आपको ये बताऊँ कि ये जो इम्यून सिस्टम उसका ब्लंट हो जाता है कि बच्चे को बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। उसका हार्ट थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है।
हर चीज़ जो है वो इस तरह की होती है, उसका क्लॉटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हाइपर कोएगुलेबल हो जाता है कि इसलिए होता है कि जब प्लेसेंटा ने डिटैच होना है, वो इतनी बड़ी प्लेट जब उतरती है यूट्रस पे से, इतने इतने बड़े साइनसेस वहाँ पे नंगे होते हैं, उधर ब्लड को क्लॉट करना है तो नेचर जो है उसको वो हाइपर कोएगुलेबल कर देती है थोड़ा सा कि जल्दी क्लॉट हो जाए और यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाए। तो अगर ये क्लॉटिंग जो है ये पूरे सिस्टम में चली जाए, देखें ना, एक अमेजिंग बात नहीं है कि पूरा ब्लड तो वैसे रन कर रहा है बॉडी में, लेकिन उस जगह पे क्लॉट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें डीआईसी हो सकता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। छोटे 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 पूरे क्लॉट उसकी बॉडी में बन सकते हैं, उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स कंज्यूम हो सकते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होके हम प्रिक भी करते हैं तो उसका ब्लड नहीं रुकता, शी कैन डाई ऑफ अ प्रिक। और डीआईसी किसको होना है किसको नहीं होना ये सिर्फ कुदरत जानती है। तो इसलिए अगर किसी माँ को डिलीवरी के दौरान कुछ हो जाए तो वो तो फिर हॉस्पिटल के शीशे तोड़ देते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ये आवाम को अवेयर होना चाहिए कि डॉक्टर की गफलत के बगैर भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये माँ इतनी मौत के करीब होती है थ्रू आउट डिलीवरी, यानी उसका एम्बोलिज्म हो सकता है जो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है, उसका हार्ट फेल हो सकता है जो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है, उसको डीआईसी हो सकता है जो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है, उसका छोटा सा प्लेसेंटा अगर डिटैच हो गया और वहाँ पे एक क्लॉट पड़ा है तो वो कंज्यूम कर लेगा क्लॉटिंग फैक्टर्स को और डीआईसी किसी को भी हो सकता है। तो ये आवाम को थोड़ा एजुकेट होना चाहिए और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि साथ साथ उनको रिलेटिव्स को बताते रहें कि ये हो रहा है ये हो रहा है। खुद वो पूरी कोशिश लेबर रूम में कर रहे होते हैं और बाहर उनको होता है कि डॉक्टर पता नहीं अंदर चाय पी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चंद सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर बेबस होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होगी या आप जो मर्जी ब्लड देते रहें कुछ करते रहें, एक ट्रिगर शुरू हो गया है, क्लॉटिंग शुरू हो गई है उसके पूरे वास्कुलर सिस्टम में, वो क्लॉट ही होगा, वो ख़त्म हो जाएगा एंड द वुमेन इज बाउंड टू डाई ऑफ ब्लीडिंग। तो इसलिए ये चीज़ें आवाम को भी ज़्यादा पता होनी चाहिए। मतलब हाई रिस्क किस डिलीवरी में होते हैं, सिजेरियन में और नॉर्मल डिलीवरी में? नहीं, इसमें नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि पुश करना होता है, लंबा लेबर चल रहा होता है, ठीक है ना। 12 से 14 घंटे तो नॉर्मल प्राइमी ग्रेविडा जो होती है, जो पहला डिलीवरी कर रही है, जब बाद में फिर शॉर्ट टाइम हो जाता है 4 से 5 घंटे, फिर कुछ पेशेंट 3 घंटे में भी डिलीवर कर रही होती हैं। लेकिन वो भी प्रेसिपिटेट डिलीवरी में भी प्लेसेंटा उखड़ के बाहर गिर रहा होता है। तो हर डिलीवरी जो है ना वो डेंजरस ही होती है। बहुत डराने वाली बातें ये हैं और हम समझते हैं कि बस अच्छा बच्चा ही पैदा किया है ना, कोई बात नहीं, वो मौत के मुंह में जाके बच्चा पैदा करती है। Oh my God, seriously, thank you so much for such a wonderful awareness और इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारी ऑडियंस जो है वो सीखेगी। और सीखने के साथ साथ सबसे ज़रूरी ये होता है कि अल्लाह करे कि वो ये सब इम्प्लीमेंट भी करें जो चीज़ें उन्हें बताई गई हैं, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो हमारा इधर बताने का, एजुकेट करने का, अवेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बेटे फॉर कॉलिंग। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप सबसे पहले अपना ख्याल कैसा रखें और फिर आपसे कनेक्टेड जो जान है, आपकी औलाद है, आपने उसका ख्याल किस तरह रखना है। और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।